हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 जो कि है बायोमोलिक्यूल्स के एक नए टॉपिक को स्टार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट पॉलीसेकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। हम ये दो अलग अलग टॉपिक को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो रिवीजन कर लेते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को हमने डिवाइड करा इनटू बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स छोटे वाले एंड इनटू बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े वाले। हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, देन हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था और उसमें बेसिकली हमने पढ़े थे मोनोसेकेराइड्स और फिर हमने पढ़े थे नाइट्रोजनस बेसिस। देन हमने पढ़ना स्टार्ट करा था मैक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स की ही स्टडी हम कर रहे हैं, जिस सीरीज में हमने सबसे पहले पढ़े प्रोटीन। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स वाली सीरीज में मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया, प्रोटीन पढ़ाया। आज बारी है पढ़ने की पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये भी कार्बोहाइड्रेट ही हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब सभी एकदम रिबेल मोड में आने वाले हैं। मैम आपने बोला था कार्बोहाइड्रेट माइक्रोमोलिक्यूल होता है, आपने कार्बोहाइड्रेट को बायो माइक्रोमोलिक्यूल में पढ़ाया है, अब आप पॉलीसेकेराइड को भी कार्बोहाइड्रेट लिख रही हो। नहीं मानेंगे हम, जाओ गुस्सा कट्टी। अरे भाई मान लो, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। और क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज? कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है उन्हें 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 मोनोसेकेराइड। सबसे पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड आपने पढ़ लिए हैं, जिसमें आता है ग्लूकोस, राइबोस, मतलब सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट की फैमिली में सबसे छोटा मेंबर जो है वो कौन है? वो है ग्लूकोस राइबोस, मतलब कि मोनोसेकेराइड सबसे छोटू मेंबर। सेकंड नंबर पे आते हैं ओलिगोसेकेराइड। कौन से सेकेराइड? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड कैसे बनते हैं? ओलिगोसेकेराइड बनते हैं जब 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड कंबाइन हो जाएं। मान लो 5 ग्लूकोज एक साथ इकट्ठे हो गए, एक साथ लाइन बना के खड़े हो गए, तो अब आप उसको मोनोसेकेराइड नहीं बोलोगे, अब आप उसको बोलोगे ओलिगोसेकेराइड। क्या बोलोगे आप उसको? ओलिगोसेकेराइड। एंड अब मैं बोलूं 10 से भी ज्यादा मोनोसेकेराइड्स अगर इकट्ठे हो गए, 10 से भी ज्यादा मोनोसेकेराइड्स अगर क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो दैट विल बी नोन एज पॉलीसेकेराइड। उनको आप क्या बोलोगे? पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड कैसे बनेंगे? मोर देन 10 मोनोसेकेराइड से मिलकर। मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स अगर मिल गए तो वो क्या बना लेंगे? पॉलीसेकेराइड्स। तो मैंने आपको माइक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया है मोनोसेकेराइड के बारे में, क्योंकि मोनोसेकेराइड से ही जुड़ जुड़ के ओलिगो और पॉलीसेकेराइड बनेंगे। तो मोनोसेकेराइड इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, छोटा वाला मॉलिक्यूल, एंड पॉलीसेकेराइड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े वाले मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो कार्बोहाइड्रेट वो भी है, कार्बोहाइड्रेट ये भी है। फर्क क्या है? जो पहले हमने पढ़ा था वो छोटू है, वो मोनोसेकेराइड है। इस मोनोसेकेराइड से जुड़ जुड़ के ये पॉलीसेकेराइड बनेगा, ये बड़ा है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है। मोनोसेकेराइड की एक और बात आप सुनो मेरे ध्यान से, मोनोसेकेराइड को फर्दर और नहीं तोड़ा जा सकता, वो सबसे छोटा है। मैं बोलती हूँ ना, किसी भी चीज़ को आप ब्रेक करो कि वो अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक हो जाए। तो जैसे आप प्रोटीन्स को तोड़ोगे तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या मिलेगी? अमाइनो एसिड्स। उसी तरीके से अगर आप पॉलीसेकेराइड्स को तोड़ोगे तो आपको स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी मोनोसेकेराइड। क्या मिलेगी? मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड से छोटा कुछ भी नहीं है। शुगर्स की फैमिली में मोनोसेकेराइड से छोटा कुछ भी नहीं है। तो हमको मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ना है? हमको मैक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ना है।
तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? तो दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ शुगर्स और मोनोसेकेराइड। तो जैसे कि प्रोटीन्स में प्रोटीन क्या था? पॉलीमर, और अमाइनो एसिड क्या था? मोनोमर। पॉलीसेकेराइड्स में पॉलीसेकेराइड है पॉलीमर और उसका मोनोमर है मोनोसेकेराइड। उसका मोनोमर कौन है? मोनोसेकेराइड। समझ में आई इतनी सी बात? अभी बहुत छोटी सी बात बताइए, कुछ भी बहुत बड़ा सा मैंने आपको नहीं बताया। अब आओ एग्जाम्पल्स पे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्च। क्या लिखा है? स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो एक पॉलीसेकेराइड है, एक बड़ा सा शुगर का मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ी शुगर है वो। लेकिन वो बनी किससे है? वो बहुत सारे ग्लूकोज के मिलने से बनी है। तो स्टार्च इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कई सारे ऐसे ग्लूकोज 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 इस टाइप से कई सारे ग्लूकोज आपस में आके कंबाइन हुए और उन्होंने बनाया स्टार्च। सिमिलरली सेल्यूलोज की बात करते हैं। सेकंड, सेल्यूलोज भी क्या है? एक पॉलीसेकेराइड। ये चारों पॉलीसेकेराइड हैं। तो सेल्यूलोज किससे जुड़ के बना है? ऑल्सो विद ग्लूकोज। थर्ड हम बात करते हैं ग्लाइकोजन। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ग्लाइकोजन भी किससे मिलके बना है? ग्लूकोज। लास्टली है इन्यूलिन। इन्यूलिन किससे मिलके बना है? तो इन्यूलिन बनता है फ्रक्टोज के जुड़ने पर। तो आप मुझे बताइए, आप कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं अभी? आप पढ़ रहे हैं पॉलीसेकेराइड। मैक्रोमोलिक्यूल्स हमेशा कैसे होते हैं? दे आर पॉलीमर, मतलब वो किसी छोटी छोटी चीज से, किसी मोनोमर से मिलकर बनते हैं। तो पॉलीमर हो गया पॉलीसेकेराइड, जिसका मोनोमर है मोनोसेकेराइड, जिससे जुड़कर ये बना है। तो आपने देखा स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, उसका मोनोमर ग्लूकोज। सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, उसका मोनोमर भी ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड, उसका मोनोमर भी अगेन ग्लूकोज। इन्यूलिन इज अ पॉलीसेकेराइड, उसका मोनोमर फ्रक्टोज। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हाट इज द पॉलीसेकेराइड ऑफ फ्रक्टोज, या व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को जोड़ जोड़ के क्या बनता है? तो आपको आंसर करना होगा कि फ्रक्टोज को जोड़ जोड़ के इन्यूलिन बनता है। समझ में आ गई बात? ये भी शुगर है, ये भी शुगर है। डिफरेंस क्या है? ये मोनोसेकेराइड है, अब इससे छोटे में और नहीं तोड़ा जा सकता। इनका ऐसा है कि बड़ी शुगर है, इनको तोड़ेंगे तो हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। इजी ना? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बहुत आसान है। जो कान खोल के बिल्कुल ध्यान लगा के मेरी बातें सुन रहे हैं उनको सब कुछ आसान लगेगा। जो मक्कारी दिखा रहे हैं, बीच में थोड़ा सा नैप लेते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, उनको चीज़ें डिफिकल्ट लगेंगी। ठीक है? देयर आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स। अब अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं, पॉलीसेकेराइड्स की, तो उनको हमने दो क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो अभी जो आपने पढ़े दैट वाज सिंपल पॉलीसेकेराइड। कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं जिसमें अमीनो शुगर्स रहते हैं, मतलब जिसमें अमाइनो ग्रुप भी है और शुगर्स भी हैं, जिसमें अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट हैं और मोनोसेकेराइड्स भी प्रेजेंट हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स शुगर। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिस उसमें सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं है, तो वो हो जाएंगे सिंपल शुगर। और अगर कॉम्प्लेक्स शुगर की बात करेंगे तो इसमें मोनोसेकेराइड्स है, साथ साथ में इसमें अमीनो एसिड भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है उसमें? साथ साथ में अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स हो गए। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है कॉम्प्लेक्स शुगर्स के, ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन एटसेट्रा। तो ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन को नाग भी लिख देते हैं, नाग। तो अब एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन याद नहीं हो रहा तो नाग तो याद हो जाएगा ना, नाग नाग। ओके, तो ग्लूकोसामाइन एंड एनएजी, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन आर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स. Chitin is the homopolymer of N-acetyl glucosamine. It is seen in exoskeleton of arthropods and fungal cell wall. तो भैया अगर हम बोलें, ये आपको समझ में आ गया, अगर हम बोलें ये जो N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है, ठीक है, एक और होता है, जैसे ये N-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन है, वैसे ही N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन भी होता है. तो N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन भी क्या है? एक टाइप का कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है. इसका मोनोमर होता है काइटिन. इसका मोनोमर कौन होता है? काइटिन. तो ये N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या है? पॉलीसेकेराइड है. कौन सा? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड. लेकिन ये किससे मिलके बनता है? ये काइटिन से मिलके बनता है. काइटिन क्या है? काइटिन इज अ मोनोसेकेराइड.
तो काइटिन से मिलके बनता है एंड ये काय में प्रेजेंट होता है। तो आपने कॉकरोच को कभी मारा हो तो कट कट की आवाज आती है उसमें, तो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है काइटिन। क्लियर, समझ में आई बात? कंसेप्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड क्लियर हुआ? बहुत ही छोटू सा दिया गया है, कुछ भी ज्यादा जानने वाली बात नहीं है, लेकिन जितना बताया उतना भी तो याद रहना चाहिए ना। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। काइटिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड फंगस की सेल वॉल में भी काइटिन प्रेजेंट होता है। ओके क्लियर, कोई शक नहीं? तो चलिए आगे चलते हैं, चले आगे, ठीक है, डन। चलो, देन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन पॉलीसेकेराइड। अब जैसे हमने गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के आपको प्रोटीन्स में, अगर प्रोटीन वाला वीडियो देखा है तो ये अच्छे से समझ आएगा, नहीं देखा है तो भी समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी फिर समझ आएगा। लेकिन अगर प्रोटीन देख के आओगे तो बिना तकलीफ के समझ आएगा, है ना। गोली खाने के दो तरीके हैं, या तो गंदा कड़वी होगी तो गंदा मुंह बना के खाओगे, और मीठी होगी तो अच्छा मुंह बना के खाओगे, लेकिन खाओगे तो बस पढ़ने का भी यही है, समझ आएगा तुमको। लेकिन वो देख के आओगे तो अच्छे हंसते हंसते समझ में आएगा, वो बिना देखे आओगे तो थोड़ा रोते रोते समझ आएगा। चलो ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले पढ़ाई पे। तुम लोग ना बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हो, फालतू की बातें ज़्यादा करते हो। चलो पढ़ाई करो। हाँ तो सुनो, क्या करना है हमें। अब हमको ग्लूकोज, हम सपोज स्टार्च बना रहे हैं, किसको बना रही हूँ मैं? स्टार्च को बना रही हूँ। अब आपको पता है कि स्टार्च कैसे बनता है? स्टार्च बनाने के लिए बहुत सारे ग्लूकोज का ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा। जैसे प्रोटीन बनाने के लिए किसको जोड़ना पड़ा था? प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारे अमीनो एसिड्स को ऐसे करके जोड़ना पड़ा था। लेकिन अब हमें प्रोटीन थोड़ी बनाना, अब तो हमें पॉलीसेकेराइड बनाना है। तो इसके लिए हम किसको जोड़ेंगे? मोनोसेकेराइड को जोड़ेंगे। हमें क्या बनाना है? हमें पॉलीसेकेराइड बनाना है, इसलिए हम किसको जोड़ेंगे? हम मोनोसेकेराइड को जोड़ेंगे। ठीक है, इतनी तो कहानी सब बच्चों को समझ में आ गई। वेरी गुड। अगेन, ये मेरा हाथ एक ग्लूकोज, ये मेरा हाथ दूसरा ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को मुझे चिपकाने के लिए बीच में ग्लू डालनी पड़ेगी ना, मुझे इनके बीच में बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, ताकि ये साथ रहें। अगर इनके बीच में बॉन्ड ही नहीं होगा, कोई ग्लू नहीं होगी, तो ये क्यों साथ रहेंगे? बोलेंगे हट, वो इसको मारेगा, वो दोनों साथ अलग अलग, लड़ाई झगड़ा, हट हुट हुट, एक दूसरे को मार पीट के अलग कर देंगे। लेकिन इनमें तो भाई बहुत बॉन्डिंग हमें करके रखना है, तभी तो स्टार्च बनेगा, नहीं तो स्टार्च बिखर जाएगा, स्टार्च ही नहीं बन पाएगा अगर ग्लूकोज 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 जुड़े नहीं। तो जैसे अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए आप बीच में एक न्यू बॉन्ड बना रहे थे, जिसको आप बोल रहे थे पेप्टाइड बॉन्ड, उसी तरीके से ग्लूकोज को जोड़ने के लिए सक्सेसिव मोनोसेकेराइड, एक मोनोसेकेराइड को दूसरे मोनोसेकेराइड से जोड़ने के लिए जो नया बॉन्ड बनता है, दैट नया बॉन्ड, न्यू बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इस वाले बॉन्ड को हम लोग? इस वाले बॉन्ड को बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद हो गया? तो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के बीच में क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और ग्लूकोज के बीच में, मोनोसेकेराइड्स के बीच में क्या बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वेरी गुड, याद हो गया, वेरी गुड। अब अगेन, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन केस ऑफ, किसमें आपको एक्सप्लेन किया था हमने? अमीनो एसिड्स में, कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता था विद डिहाइड्रेशन, वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से हट जाता था और हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी सेम वही होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर का मॉलिक्यूल हटेगा और हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे भी कैसे होगा भाई, वाटर का रिमूवल और ये सब। तो चलो देख लेते हैं। आपके सामने एक ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज कैसे बनता है? यहाँ पे O आएगा, समझ में आ रहा है? क्या है ये? ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज है, ठीक है, ऐसे ही दिखता है ग्लूकोज। एक रेड कलर का ग्लूकोज है, दूसरा एक वाइट कलर का ग्लूकोज बना दूं मैं, किसी को कोई तकलीफ ना हो तो मैं क्या ही तकलीफ होगी? तकलीफ तो मुझे हो रही है, मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। बोलोगे मैम हमें भी तो भूख लग रही है। अरे तो खा लो ना, बैठे बैठे वीडियो ही तो देख रहे हो, खा लो।
खा लो चिप्स विप्स, स्नैकिंग कर लो स्नैकिंग। तो ये आपके सामने दो हमने बना दिए ग्लूकोज, दिस इज रेड वाला ग्लूकोज, दैट इज वाइट वाला ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। अब अगर हम इस ग्लूकोज को नंबर देते हैं तो दिस इज नंबर 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 कार्बन इसमें भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन हो गए। अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बनाना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो क्या होगा, पहला वाला जो ग्लूकोज है, पहले वाले ग्लूकोज में से रिमूवल होगा, फर्स्ट पोजीशन से रिमूवल होगा H+ का, किसका, इस वाले यहाँ से रिमूवल होगा, यहाँ से हट जाएगा H+, क्या हट जाएगा यहाँ से, H+। H+ जैसे ही यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे सीन बचेगा क्या, यहाँ पे जो ऊपर बचेगा वो बचेगा O विद अ नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, वहां से H हटेगा H+ और सिर्फ बचेगा O विद नेगेटिव चार्ज। व्हाइट वाले की अगर हम बात करें तो व्हाइट वाले में क्या होगा, व्हाइट वाले से पूरा का पूरा OH हट जाएगा फोर्थ कार्बन से। फोर्थ वाले कार्बन पे जो OH प्रेजेंट था, ये चौथा कार्बन जो था उस पे OH प्रेजेंट था, वो पूरा का पूरा OH हट गया। OH के हटने से क्या होगा कि वहां पे जो कार्बन है, वहां पे जो कार्बन है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो 4th नंबर वाला कार्बन है इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये H और OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ से H2O बन के निकल जाएंगे। निकल गए, पानी हट गया और ऊपर बचा क्या, अब ऊपर जो बचा है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ी इरेजर चलानी पड़ेगी। क्या होगा यहाँ पे O नेगेटिव बचा था, तो ये है वो O नेगेटिव, और ये जो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज था ये वाला, ये इस O नेगेटिव के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया बीच में और उसने उन दोनों कार्बन को जोड़ दिया और वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अब नहीं रहेंगे और यहाँ से ये H2O निकल गया। दिस इज हाउ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कैसे बनता है, विद द रिमूवल ऑफ वाटर, दैट मीन्स डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस से ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। समझ आई बात। देखो यहाँ क्या लिखा है, इट इज द बॉन्ड फॉर्म व्हेन इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम बाय डिहाइड्रेशन। तो कैसे बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब दो मोनोसेकेराइड को हम दो कार्बन के बीच में लिंक कर दें बाय अ कॉमन ऑक्सीजन, और ये बनता कैसे है, बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है और वहां से वाटर का रिमूवल होता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, ग्लू लग गई, तो ग्लूकोज ग्लूकोज चिपक के रहेंगे, अब वो अलग नहीं होंगे और स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मेंटेन्ड रहेगा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। जहां कहीं भी कोई डाउट आता है फटाफट से बेटा वहीं के वहीं कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, वेट मत करा करो कि अरे आखिरी में लिख दूंगा। आलस के चक्कर में पूछना भूल जाते हो, पूछते ही नहीं हो, दिल से बुरा लगता है यार। पूछा करो, हम मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम हमसे डाउट ही नहीं पूछते हो। हमको यूज तो करो, हमसे पूछो तो, हमको बहुत आता है, हमसे पूछो तो हम तुमको बताएंगे। फिर अब तुम पूछोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। खुद से कितना बताएं, खुद से बताए जा रहे हैं, तुम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। अरे बेटा डांट नहीं रहे हैं, पूछ लिया करो, तुम्हें बता देंगे। नहीं समझ आया है कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। हमारे अकॉर्डिंग हमने समझा दिया है और अच्छा समझाया है, समझ आया होगा वैसे तो। ठीक है, चलें आगे। तो हम सीख गए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना और मुबारक हो, पॉलीसेकेराइड अब बन चुके हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लो, एनसीईआरटी का डायग्राम है किस तरीके से ये बॉन्ड बनते हैं। ये वाला देखो आप, बीच में एक कॉमन ऑक्सीजन के थ्रू लिंक होते जाते हैं और जो चेन है पॉलीसेकेराइड की वो एक्सटेंड हो जाती है। अब यहाँ एक बात लिखी हुई है, स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट कैन होल्ड 12 मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन गिविंग ब्लू कलर। अब आपने एक स्टार्च पे आयोडीन टेस्ट करते हैं, जब भी आपने किया ही होगा डेफिनेटली, जैसे ही स्टार्च पे आयोडीन डाला जाता है तो ब्लू कलर आ जाता है, एकदम डीप डार्क ब्लू कलर आ जाता है। और वहीं अगर हम सेल्यूलोज पे आयोडीन डालेंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो उसका रीज़न ये होता है, अगर हम स्टार्च के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो ये उसका चेन स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें ब्रांचेस होती हैं। स्टार्च के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होती हैं, ये ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, ये ब्रांचेस होती हैं। ये ब्रांचेस होने के कारण
आयोडीन जो होता है इन गैप्स में, इन ब्रांचेस के बीच में जो गैप्स होते हैं उसमें ट्रैप हो जाता है और ब्लू कलर देता है। वहीं अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो स्टार्च का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है ब्रांच्ड टाइप का, और अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर एकदम सीधा सीधा रहता है। तो ये सेल्यूलोज का जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है इसके बीच में आके आयोडीन मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं और डार्क ब्लू ब्लैक कलर देते हैं। लेकिन अगर हम सेल्यूलोज की बात करते हैं, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर एकदम लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है, उसमें आयोडीन मॉलिक्यूल ट्रैप नहीं हो पाते हैं और इसलिए ब्लू कलर नहीं आता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन आएगा बेटा ये स्कूल में कि वाई स्टार्च गिव ब्लू कलर ऑन आयोडीन टेस्ट एंड सेल्यूलोज डज नॉट। तो याद रख लो, स्टार्च में क्या होते हैं, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं जो 12 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन को वहाँ होल्ड कर लेता है। सेल्यूलोज हैज नो कॉम्प्लेक्स हेलिसिस, उसमें कोई भी घुमावदार हेलिसिस नहीं होते हैं, इसीलिए वो 12 क्या एक भी मॉलिक्यूल को होल्ड वहाँ पे नहीं कर पाता और इसलिए ब्लू कलर नहीं देता। क्लियर हो गया कंसेप्ट? समझ में आ गई बात? चलिए बढ़िया। अब आपको ये सब जब समझ में आ गया है तो मतलब पॉलीसेकेराइड खत्म हो गया है। ठीक है, आ गया समझ? ओके, तो हमने 2 मैक्रोमोलिक्यूल कवर कर लिए हैं, नंबर 1 प्रोटीन एंड नंबर 2 पॉलीसेकेराइड्स। नाउ लेट्स मूव आवर डिस्कशन टुवर्ड्स थर्ड मैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड, हमारी बॉडी में 2 न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, डीएनए एंड आरएनए। चलो कुछ रिवाइज करते हैं। आपको हमने पढ़ाए थे नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरीन एंड पिरामिडीन। प्यूरीन एंड पिरामिडीन टाइप के 2 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और प्यूरीन में आते हैं एडिनिन एंड गुआनिन एंड पिरामिडीन में आते हैं साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। जब भी इस नाइट्रोजनस बेस के साथ में आप किसी शुगर को ऐड कर देते हो, तो वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड, जैसे कि एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, साइटिडीन। और फिर इस न्यूक्लियोसाइड में अगर आप किसी फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है वो? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। मतलब आपने उसमें फॉस्फोरस ग्रुप ऐड कर दिया तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और जब बहुत सारे इंटू कितना लिख दूं? बहुत सारे इंटू बहुत सारे, जब बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड आपस में ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड ऑन होते जाते हैं तो ये मिलकर क्या बना लेते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बना लेते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड चेन थी, या फिर न्यूक्लिक एसिड, या फिर क्या बना लेते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ से हमें एक और चीज समझ में आई कि जो न्यूक्लिक एसिड है, अगेन इट इज अ पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? इसका मोनोमर कौन है? तो इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। कौन है इसका मोनोमर? न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड समझने के लिए पुरानी वीडियो पे जाइए जहाँ पे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ाए हैं, वो वीडियो पढ़कर आइए। अभी हम आपको फिर से न्यूक्लियोटाइड नहीं पढ़ाएंगे, आप वहाँ से देख के आइए। ठीक है, आगे समझ। चलो, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? हेटेरोपॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अलग अलग न्यूक्लियोटाइड, एक ही न्यूक्लियोटाइड है, ऐसा ही बहुत सारे ऐसे ऐड होते जाते हैं और क्या बन जाता है? न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हो जाता है। Many nucleotides are linked to form a polynucleotide। तो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं और क्या बना लेते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या फिर डीएनए और आरएनए बोले तो न्यूक्लिक एसिड बना लेते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, आगे चले। ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो एक बार फिर से देख लो क्या लिखा है। नाइट्रोजनस बेस शुगर, न्यूक्लियोसाइड बना, उसमें फॉस्फेट जोड़ा, न्यूक्लियोटाइड बना। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए आपस में तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई या फिर न्यूक्लिक एसिड बन गया। क्लियर? ठीक है, चलें आगे, चलते हैं आगे। अब जो न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप, नंबर 1 डीएनए एंड नंबर 2 आरएनए। फुल फॉर्म होता है डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। एनए तो मतलब अंडरस्टूड, आप बोलोगे अरे मैम एनए अंडरस्टूड है। एनए मतलब तो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं। डी का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो और आर का मतलब होता है राइबो। तो आपकी बॉडी में कौन से 2 न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है? डीएनए एंड आरएनए। दोनों का फुल फॉर्म नहीं भूलना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड।
याद हो गया? ठीक है, चलते हैं आगे। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए कैसा दिखता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो किसने एक्सप्लेन किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने बना दिया था। इसीलिए वॉटसन एंड क्रिक के नाम से ही पढ़ा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को, जिसे पढ़ते हैं हम डबल हेलिक्स मॉडल। कैसे पढ़ते हैं हम? डबल हेलिक्स मॉडल। देयर आर मोर देन अ डजन फॉर्म्स ऑफ डीएनए सच एज ए बी सी डी ई जेड। मतलब डीएनए के कई सारे फॉर्म होते हैं, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, डीएनए डी ई जेड। कई सारे फॉर्म्स में डीएनए को स्टडी किया जाता है। डीएनए कंसिस्ट ऑफ, अब डीएनए है क्या? डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज डीएनए? इट इज अ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, या फिर मैं क्या बोल दूं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब मेरा अगला सवाल है कि डीएनए में कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है? तो यही सो रहे हो तो जग जाओ और ध्यान से सुनो। न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है डीएनए में? 2। चेन नंबर 1 एंड चेन नंबर 2। चेन नंबर 1 एंड चेन नंबर 2। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में। और ये मैंने जैसे सीधी सीधी बना दी, ये दोनों चेन इतनी शराफत से सीधी सीधी प्रेजेंट नहीं होती हैं, रादर ये दोनों चेन आपस में ऐसे करके वूंड होती हैं एंड दे फॉर्म अ हेलिक्स। दे फॉर्म अ हेलिक्स। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स अरेंज्ड एंटी पैरेलली एज अ डबल हेलिक्स। तो 2 चेन है तो इसलिए इन्हें स्ट्रैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रैंड। तो कभी कोई पूछेगा डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड कि डबल स्ट्रैंडेड? तो ऑलवेज आंसर डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, मतलब उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन प्रेजेंट है। आरएनए में एक ही चेन होती है, तो आरएनए कैसा हो गया? सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती हैं। अब आप ये देखो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जैसी मैंने बनाई, लेकिन ये चेन्स ऐसी नहीं होती। ये दोनों आपस में ऐसे लिपट जाती हैं और ये ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। दिस इज द एक्चुअल डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। क्या है ये? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। समझ आया? पक्का? आगे चले? चलो आगे चलते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। नाउ इन डीएनए अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, अब डीएनए में है क्या? डीएनए कुछ नहीं है, एक न्यूक्लिक एसिड है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं। अब न्यूक्लियोटाइड तो आप पढ़ चुके हो, न्यूक्लियोटाइड क्या 3 चीज़ों से मिलकर बनता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इसी से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ओके, ठीक है, इससे मिलके बनता है। लेकिन हम तो अभी डीएनए की, पर्टिकुलरली डीएनए की बात कर रहे हैं ना। तो डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है ये शुगर का। अगर हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, अभी हम किसके न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं? डीएनए के। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में रहते हैं नाइट्रोजनस बेस। सेकेंड, शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। और तीसरे नंबर पे इसमें प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो मैं यहीं पे आपको आरएनए का कंपैरिजन लिखवा रही हूँ कि आरएनए में क्या रहता है। आरएनए में भी रहेगा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस रहेगा, लेकिन आरएनए में जो शुगर होगी वो होगी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर होगी? राइबोज शुगर। और तीसरे नंबर पे रहेगा फॉस्फेट ग्रुप। तो आपको आरएनए और डीएनए में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है? आरएनए में आप देखो कौन सी शुगर है? राइबोज। और डीएनए में कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, आरएनए कैसा होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड, सिर्फ एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। लेकिन अगर डीएनए की बात करें तो वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, मतलब उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती हैं। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। काफ़ी इजी है ये, काफ़ी इजी है ना? ठीक है, गॉट इट? चलो, तो अब इतना समझ में आया तो फिर आगे चलते हैं।
और आगे हम ये देखते हैं कि अब जो आपने अभी तक भी पढ़ा था स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का, तो न्यूक्लियोटाइड का कुछ ऐसे एक ऐसा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, दिस इज पेंटोज शुगर, ये 5 कार्बन वाली शुगर हो गई। कौन सी शुगर है, डीएनए हम पढ़ रहे हैं, तो डीएनए होगा तो कौन सी शुगर है ये, डीऑक्सीराइबोज शुगर, विच शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये, ओ प्रेजेंट है यहाँ पे। यहाँ पर इसमें जुड़ा रहेगा कौन सा ग्रुप, यहाँ पे जुड़ा रहेगा इसमें नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे इसमें जुड़ा रहेगा फॉस्फेट ग्रुप। क्या जुड़ा रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप। इस तरीके का कुछ हमारा एक नाइट्रोजनस बेस दिखता है, अब सॉरी न्यूक्लियोटाइड दिखता है। अब आपने जो नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े हैं उसमें कुछ खासियत है, उसमें कुछ पिक्यूलैरिटीज हैं। हमेशा एक प्यूरीन के सामने एक पिरामिडीन आता है। हमेशा जब भी बॉन्डिंग होगी तो किसके सामने कौन आएगा, हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, हम डबल हेलिक्स, ये जो हेलिक्स बनता है ना ऐसे करके डीएनए का, हम ये डबल हेलिक्स पढ़ रहे हैं कि डबल हेलिक्स कैसे बनता है। तो डबल हेलिक्स में 2 चेन हैं, तो ऑब्वियसली दोनों के पास नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, इसके पास भी इसके पास भी। तो ये डबल हेलिक्स बनता कैसे है ये हम देख रहे हैं। तो आप ध्यान रखो, पहली चीज, हमेशा प्यूरीन के सामने एक पिरामिडीन आता है। तो प्यूरीन के सामने पिरामिडीन आता है तो उस चीज से आप ये समझिए, हमेशा एडिनिन जुड़ता है 2 बॉन्ड्स के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सॉरी थाइमीन के साथ। एडिनिन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जुड़ जाता है थाइमीन के साथ। और जो ग्वानोसिन है वो हमेशा जुड़ता है 3 बॉन्ड के साथ। ग्वानोसिन जो है वो हमेशा जुड़ता है 3 बॉन्ड के साथ में साइटोसिन के साथ। तो ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडिनिन हमेशा AT and GC, एडिनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमीन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वानिन ऑलवेज बॉन्ड्स विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आया। तो हमेशा याद क्या रखना है, प्यूरीन के सामने हमेशा पिरामिडीन आता है। एडिनिन और ग्वानिन प्यूरीन है, थाइमीन और साइटोसिन यूरैसिल है। डीएनए में यूरैसिल नहीं होता। थाइमीन एंड साइटोसिन पिरामिडीन है और एडिनिन और ग्वानिन प्यूरीन है। तो आप बोलोगे मैम यूरैसिल कहाँ चला गया, यूरैसिल तो आया ही नहीं। तो आप ये चीज को याद रखो, इन डीएनए यूरैसिल प्रेजेंट नहीं होता है। यूरैसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, तो आरएनए में थाइमीन फिर नहीं होता। कोई भी न्यूक्लिक एसिड में 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो थाइमीन होता है डीएनए में, ये तीनों सेम है, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन। थाइमीन होता है डीएनए में, यूरैसिल होता है आरएनए में। वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। क्लियर, अभी तक की सारी बातें क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी हो तो बता दे। अब आगे, a phosphate molecule links the 3' carbon of the sugar with 1 nucleotide to the 5' carbon of sugar to the next nucleotide। इसको समझाने के लिए मैं एक नेक्स्ट ब्लैंक स्लाइड ले रही हूँ, उस पर मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके क्लियर कर दूंगी। ओके, ठीक है, ओके। तो चलें, ठीक है, समझते हैं क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। बेसिकली हम आपको समझा रहे हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। क्या समझा रही हूँ मैं आपको, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, जिसे किसने दिया है, जिसे दिया है वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक का ये मॉडल है और उसे हम समझेंगे, बहुत आसान होता है, समझो, ठीक है। अब आपको क्या क्या पता है पहले से, आप देखो क्या क्या जानते हो, यहाँ नहीं यहाँ लिख देती हूँ जो बातें आपको पहले से पता है। पहले से पता, पहले से पता, आपको पहले से ये पता है कि जो डीएनए है वो क्या है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब कि उसमें काफी सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसमें काफी सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। कितनी चेन है, 2 चेन है। कितनी चेन है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है डीएनए में। इतनी बातें आपको पहले से पता है और इसीलिए हम डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड बोलते हैं। और किसी को कोई तकलीफ? दूसरी चीज जो आपको पता है, ये तो नंबर 1 बात हो गई। दूसरी चीज आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। कैसे बनता है भाई, न्यूक्लियोसाइड नहीं, टाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, चलो जल्दी से बना लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनता है, बीच में उसमें प्रेजेंट होती है पेंटोज शुगर
और क्या होता है भाई, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ रहता है नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ फिफ्थ वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप। फिफ्थ कार्बन क्यों बोल रही हूँ मैं, नंबर कार्बन 1 2 3 4 एंड दिस कार्बन इज नंबर 5। तो टोटल 5 कार्बन होते हैं, राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज है, तो 5 है। तो उसमें आप देखो कार्बन 1 पे जुड़ा रहता है नाइट्रोजनस बेस और कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा हुआ रहता है फॉस्फेट ग्रुप। अब हम देखते हैं कि ये जो दो चेन हमें दिखने में कुछ वो चेन कैसी दिखती हैं, ऐसी और ऐसी। अरे काफ़ी गंदा बन गया यार, इतना गंदा नहीं बनाना था मुझे, काफ़ी अच्छा बनाना था। यहाँ बना देती हूँ, एक चेन और दूसरी चेन, कुछ ऐसा हमको ये दिखता है। तो ये जो ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनता है, इसमें क्या होता है देखते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखता है, इसको हम जूम करके देख रहे हैं कि हमें कैसा दिखता है। चलो मैं पहले एक रेड वाली चेन आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ। रेड वाली चेन अगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ तो ये हो गया, इसमें मैं जोड़ दे रही हूँ यहाँ पे एडिनिन, यहाँ पे हो गया ये मेरा फॉस्फोरस, एक और यहाँ पे। मैं तो रेड वाली चेन ड्रॉ कर रही हूँ ना, रेड चेन, तो मुझे तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा बहुत सारा कुछ कुछ। ठीक है, ये मैंने कर दी रेड वाली चेन ड्रॉ। अब आप बोलोगे मैम अभी चेन कहाँ से हो गई, ये तो जुड़े ही नहीं है। तो ये ऐसे जुड़े रहते हैं। ये जो फॉस्फोरस है, पहला और दूसरा, पहला वाला न्यूक्लियोटाइड दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से कैसे कनेक्टेड रहता है, ये यहाँ पे जो मैं व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज एस्टर बॉन्ड, दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये किस किस कार्बन के बीच में बन रहा है आप बताओ, कार्बन नंबर 3, 1 2 3, एंड दूसरे वाले का कौन सा कार्बन, कार्बन नंबर 5। तो इस बॉन्ड को बोल दिया जाता है 3-5- फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि इस वाले कार्बन, ये का कौन सा कार्बन है, 3rd, और ये वाला कौन सा कार्बन है, 5। तो इसीलिए उनके बीच में ये बॉन्ड बनता है, इसीलिए इस बॉन्ड को क्या बोल दिया जाता है, इसलिए इस बॉन्ड को बोल दिया जाता है 3-5- फॉस्फोरस इन्वॉल्व है और ये एस्टर बॉन्ड बनता है। तो फॉस्फोएस्टर या फॉस्फोडाइएस्टर, क्योंकि दोनों साइड बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये एक चेन बन गई रेड वाली, वो जो रेड चेन बनाई है ये एक चेन ड्रॉ हो गई। अब मैं दूसरी चेन ड्रॉ कर रही हूँ, दूसरी चेन ड्रॉ करती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए फटाफट से, वाइट वाली चेन ड्रॉ करते हैं। कोई बोर तो नहीं हो रहा ना, किसी को नींद वींद तो नहीं आ रही ना, ओए सोना नहीं है, कोई सोएगा नहीं। ठीक है, तो ये दो चेन बन गई। अब इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं वही 3-5- फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। सॉरी फॉर द डिले, काफ़ी टाइम लग गया, बट आपको समझ अच्छे से इसी से आएगा, इसलिए मैंने इस फिगर पे इतनी मेहनत करी। तो ये आपके सामने एक रेड चेन और एक वाइट चेन, दोनों को जूम आउट करके मैंने बना दिया है, वो भी ऐसी दिखेगी, वो भी ऐसी दिखेगी। अब पहली चीज़ समझो आप, ये वाली जो चेन है, अगर आप इसमें देख पा रहे हो, यहाँ पे ये फॉस्फोरस फ्री है, अब ये ऊपर किसी से भी जुड़ सकता है,
और ये कौन सा वाला एंड है, कौन सा वाला कार्बन है यहाँ पे, दिस इज 5' इस एंड को आप क्या बोलोगे, 5' एंड, बिकॉज यहाँ पे 5वें वाले कार्बन पर जो फॉस्फोरस है वो फ्री है। नीचे आओ, नीचे अगर आप देख पा रहे हो ये कौन सा कार्बन है जो अभी खाली बैठा है जिसपे कोई भी आके जुड़ सकता है, दिस इज कार्बन नंबर 3, तो इस वाले एंड को हम बोलेंगे 3'। तो ये जो रेड वाली चेन है इसकी पोलैरिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, 5' 3', कैसे डिफाइन करोगे, 5' 3'। अब आओ दूसरी वाली चेन पे, दूसरी वाली चेन पे आपको ऊपर कौन फ्री दिख रहा है, तो दूसरी वाली चेन पे आपको ऊपर फ्री दिख रहा है 3'। आपको कौन सा एंड फ्री दिख रहा है, 3'। और नीचे आओ तो यहाँ पे फॉस्फोरस फ्री है, तो ये कौन सा एंड हो गया, दिस इज द 5' एंड। तो आपको ये याद रखना है डीएनए की जो दो चेन होती हैं दे आर एंटी पैरेलल। अगर एक चेन की पोलैरिटी 5' to 3' है तो दूसरी चेन की पोलैरिटी क्या होती है, 3' to 5'। इस तरीके से दोनों चेन्स प्रेजेंट होती हैं। आप अब देख पा रहे हो तो जो मेन चेन है बैकबोन वो बनाता है शुगर और फॉस्फोरस, बाकी ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये बीच में है। तो एडेनिन और थायमिन कितने बॉन्ड से जुड़ते हैं, एडेनिन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। देन अगेन यहाँ पे 2 बॉन्ड और यहाँ पे अगेन 3 बॉन्ड। इस तरीके से इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और ये दोनों चेन आपस में ज्वाइंट रहती हैं। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। समझ में आया कि नहीं आया, स्क्रीनशॉट कर लो, बना लो, खुद से ये डायग्राम बना के देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपस में जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड होता है ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये वाले बॉन्ड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरीके से दोनों चेन अरेंज होती हैं। क्लियर, कोई भी डाउट, दिक्कत, शक, देख लो, एनालिसिस कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो, जो मन करे वो कर लो। ओके ओके ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको करते हैं फटाफट से क्लियर और अब हम चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले पीछे हो लें, क्या लिखा है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिंक द 3' कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द 5' कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। यही जो अभी समझाया था मैंने आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था ना, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे फॉस्फोरस। अगला वाला भी ऐसे ही एक और न्यूक्लियोटाइड है आपके सामने, इसका भी यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पे फॉस्फोरस। अब इसका फॉस्फोरस इसके कहाँ पे जुड़ रहा है, 3rd पोजीशन पे, यहाँ पे इस तरीके से। तो क्या लिखा हुआ है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिंक्स टू द 3' कार्बन ऑफ द शुगर, ये 3rd कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द 5' कार्बन ऑफ द शुगर टू द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड OH ग्रुप ऑफ शुगर इज एन एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है वो, एस्टर बॉन्ड। एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड, इसीलिए उसे हम क्या बोलने लगते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आपने ये देखा, ये वाला बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है और ये वाला बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है। एक ही शुगर में ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ बन रहा है, तो इसलिए हम इस एस्टर बॉन्ड को क्या बोलने लगते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर। 2 एस्टर बॉन्ड तो इसलिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। पक्का, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बढ़िया। आगे, द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपको ये तो पता ही है, शुगर्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और शुगर, मतलब कि अगेन फिर से एक न्यूक्लियोसाइड आपको बनाकर एक्सप्लेन करना चाहूंगी सारे बॉन्ड्स। तो ये वाला जो बॉन्ड है व्हाइट कलर का, दिस बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड, एक और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है, दैट इज एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं उस बॉन्ड को हम लोग, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली बी डीएनए की। आपने पढ़ा था बहुत सारे टाइप के डीएनए होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बी डीएनए की बात करें तो इसमें एक टर्न में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, मतलब 10 बेस पेयर्स होते हैं। लेंथ ऑफ वन फुल डीएनए 34 एंगस्ट्रॉम। जो एक टर्न होता है जिसमें 10 बेस पेयर्स हैं उसकी कितनी लेंथ होती है, 34 एंगस्ट्रॉम्स। एट ईच स्टेप द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री। हर टर्न कितना होता है, हर एंगल कितना होता है टर्न का, 36 डिग्री। ओके,
समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। खत्म करने से पहले एक बात रिवाइज करवाना चाहूंगी, क्योंकि हमने सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ लिए हैं, तो मेरी बात सुन लो बहुत प्यार से। पॉलीमर और मोनोमर, ये बात बस इतनी सी याद रख लेना। अगर पॉलीमर है प्रोटीन, तो उसका मोनोमर कौन है? अमीनो एसिड। कौन है उसका मोनोमर? अमीनो एसिड। और बॉन्ड कौन सा बनेगा इनके बीच में? पेप्टाइड। कौन सा बॉन्ड बनेगा इसके बीच में, अमीनो एसिड्स के बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंड में बात कर रही हूँ, अगर पॉलिस पर है पॉलीसेकेराइड, कौन सा है? पॉलीसेकेराइड, तो उसका मोनोमर कौन होगा? उसका मोनोमर होगा मोनोसेकेराइड। कौन होगा उसका मोनोमर? मोनोसेकेराइड। और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक। अगर मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर है हमारा कौन सा? न्यूक्लिक एसिड। कौन है? न्यूक्लिक एसिड, तो उसका मोनोमर कौन होगा? न्यूक्लियोटाइड। कौन होगा? न्यूक्लियोटाइड। और उसके बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है? तो उसके बीच में बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। पिछली कुछ 2 वीडियोस का सार है ये, इतनी ही बात पढ़ाई है मैंने आपको पिछली कुछ 2 वीडियो में। तो ये थे माइक्रोमोलिक्यूल, ये उनके मैक्रोमोलिक्यूल, एंड हियर वी आर डन विद आवर स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब जो बचा है वो कुछ और सेक्शन है चैप्टर का, जिसे हम अपकमिंग आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इतनी बात अभी तक का सार है जो समझ में आनी चाहिए, काफ़ी बेसिक। क्लियर? ठीक है, डन। So here that is it for today and we are done with our study of biomolecules. अगर कोई भी डाउट है अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक और स्टेप अप एकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।